आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के उस असल शक्ति केंद्र की जिसे हम मगध के नाम से जानते हैं। मगध का क्रमिक विकास इतना शानदार है कि इसने न सिर्फ विशाल और पौराणिक साम्राज्यों की नींव रखी, बल्कि दुनिया की कुछ सबसे शुरुआती लोकतांत्रिक प्रणालियों को भी जन्म दिया। तो आइए इतिहास के इस बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, मगध का उदय। दूसरा, उसकी सीमाएं और बदलती राजधानियां। तीसरा, प्रारंभिक मगध राजवंश। चौथा, 10 प्राचीन गणराज्य। और पांचवा, शक्तिशाली लिच्छवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, मगध का उदय, एक साम्राज्य की उत्पत्ति। मगध कोई आम राज्य नहीं था, ये एक महाजनपद था। अगर आसान शब्दों में कहें तो प्राचीन भारत के जो 16 सबसे महान और विशाल राज्य थे ना, उनमें मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा था। ये उस समय की राजनीति का एकदम शिखर था। अगर आज के नक्शे पर देखें तो आधुनिक बिहार का पटना और गया जिला ही उस समय का मगध हुआ करता था। सोचिए, इसका जिक्र सीधे प्राचीन अथर्ववेद में मिलता है और अभिधान चिंतामणि नाम के ग्रंथ में तो इसे कीकट भी कहा गया है। ये वो जगह थी जहां हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का एक बेहद खूबसूरत संगम हो रहा था। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, सीमाएं और बदलती राजधानियां, एक अभेद्य किले का निर्माण। आखिर मगध इतना ताकतवर कैसे बना? इसका सबसे बड़ा रहस्य छुपा था इसके भूगोल में। इसके उत्तर में विशाल गंगा नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत की प्राकृतिक दीवारें थीं। वहीं पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी ने इसे हर तरफ से सुरक्षित कर दिया था। इसी गजब की सुरक्षा की वजह से मगध बिना किसी डर के फैला और कौशल, वत्स और अवंती जैसे शक्तिशाली पड़ोसियों को भी आसानी से अपने में मिला लिया। मगध का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास उसकी राजधानियों से साफ झलकता है। शुरुआत में राजधानी थी गिरिव्रज, यानी आज का राजगीर, जो 5 विशाल पहाड़ियों से घिरी एक एकदम सुरक्षित और अभेद्य जगह थी। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बड़ा हुआ, राजधानी को पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में स्थानांतरित कर दिया गया। पाटलिपुत्र एक बहुत बड़े, एकजुट साम्राज्य को चलाने के लिए बनाया गया एक असली रणनीतिक केंद्र था। भाग 3, प्रारंभिक मगध राजवंश, जहां मिथक और इतिहास मिलते हैं। बृहद्रथ राजवंश की कहानी काफी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ इतिहास महाभारत की पौराणिक कथाओं के साथ एकदम से जुड़ जाता है। इसके संस्थापक बृहद्रथ से लेकर फिर जरासंध, फिर सहदेव और आखिर में अंतिम राजा रिपुंजय तक, यह सत्ता के उदय और पतन की एक कमाल की कहानी है। इस राजवंश में राजा जरासंध का नाम सबसे खौफनाक और विस्तारवादी शासक के रूप में आता है। उन्होंने काशी से लेकर कश्मीर तक सबको हरा दिया था। उनका राजनीतिक रसूख इतना था कि उनकी दोनों बेटियों की शादी मथुरा के शासक कंस से हुई थी, और उनका अंत वो भी किसी महाकाव्य से कम नहीं था, जब भगवान कृष्ण की रणनीति से पांडव भीम ने उन्हें एक भयंकर द्वंद्व युद्ध में हराकर मार गिराया। लेकिन देखिए, जहां बेतहाशा ताकत होती है, वहां धोखा भी उतना ही बड़ा होता है। 682 ईसा पूर्व में ठीक यही हुआ। इस वंश के अंतिम शासक राजा रिपुंजय की उनके ही मंत्री पुलक ने बेरहमी से हत्या कर दी। ये सत्ता हथियाने का एक बहुत ही क्रूर और क्लासिक मामला था। अब कहानी में एक शानदार मोड़ आता है। भाग 4, 10 प्राचीन गणराज्य, लोकतांत्रिक विरोधाभास। एक तरफ मगध में खूनी खेल और राजतंत्र हावी था, और ठीक उसी समय गंगा घाटी में कुछ और ही चल रहा था। वहां लगभग 10 अलग-अलग गणराज्य फल फूल रहे थे। कपिलवस्तु के शाक्य हों, कुशीनगर के मल्ल हों या वैशाली के लिच्छवी, ये सभी सामूहिक शासन प्रणाली यानी एक तरह के शुरुआती लोकतंत्र पर काम करे थे। सोचिए, एक ही जमीन पर 2 बिल्कुल विपरीत शासन प्रणालियां साथ साथ चल रही थीं। भाग 5, शक्तिशाली लिच्छवी, लोकतंत्र की ओर विकास। इन सब में लिच्छवी सबसे बड़ा और समृद्ध गणराज्य था। इसकी शुरुआत राजा विशाल ने की थी, जिन्होंने वैशाली शहर को बसाया। फिर मगध के राजा बिंबिसार के साथ राजकुमारी चेलना का विवाह हुआ, जिससे कूटनीतिक रिश्ते मजबूत हुए। लेकिन सबसे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आया 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब इस राज्य ने खुद को राजतंत्र से पूरी तरह से एक काम करने वाले गणराज्य में बदल लिया।
इस लोकतांत्रिक बदलाव ने वैशाली की किस्मत ही चमका दी। ये एक बेहद अमीर और खुशहाल समाज बन गया, जहां हर तरफ सुंदर चैत्य और विहार बने हुए थे। लिच्छवी राज्य बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा समर्थक बन गया। उन्होंने महावन जंगल में खास तौर पर भगवान बुद्ध के आराम के लिए एक बेहद भव्य कूटागारशाला का निर्माण भी करवाया था। लिच्छवियों के ही पड़ोस में एक और दिलचस्प राज्य था, अलख कप के बुली। शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर के बीच बसे ये लोग भी इन्हीं आध्यात्मिक और सामूहिक मूल्यों को मानते थे। बुद्ध के निधन के बाद इन्होंने उनके पवित्र अवशेषों को हासिल किया और अपनी राजधानी बेतिया में उन अवशेषों पर एक बहुत ही विशाल और शानदार स्तूप बनवाया। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। एक ऐसा प्राचीन क्षेत्र जिसने एक तरफ निरंकुश राजाओं का क्रूर दौर देखा और दूसरी तरफ शुरुआती लोकतंत्र को भी अपनाया, वो कैसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक विचारों का ब्लूप्रिंट बन गया? सत्ता के विकास का ये सफर वाकई बहुत सम्मोहक है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इतिहास की एक बहुत ही शानदार और महाकाव्य जैसी यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मगध साम्राज्य के उस 600 साल लंबे जबरदस्त इतिहास की, जिसने प्राचीन भारत की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। सच मानिए, इसने आने वाली कई सदियों के लिए एक बिल्कुल नया राजनीतिक ढांचा तैयार कर दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मगध जैसा सिर्फ एक क्षेत्र इतनी लंबी अवधि तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना दबदबा कैसे बनाए रख सका? मतलब 600 साल। ये कहानी सिर्फ बड़े बड़े युद्धों की नहीं है। ये कहानी है सत्ता छीनने की, चालाकी भरी कूटनीति की और बार बार दोहराया जाने वाले उस चक्र की जहां ताकत हमेशा एक हाथ से दूसरे हाथ में खिसकती रही। एक ऐसा चक्र जिसने सचमुच भारत का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो हमारा ये सफर इन 6 मुख्य चरणों से होकर गुजरेगा। मगध साम्राज्य का उदय, शिशुनाग और नंदवंश, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, फिर सम्राट अशोक और धम्म, उसके बाद मौर्य प्रशासन और उसका पतन, और अंत में शुंग और कण्व राजवंश। ये टाइमलाइन हमें साम्राज्यों के उठने, उनके चरम पर पहुंचने और फिर नाटकीय रूप से बिखरने की पूरी प्रक्रिया दिखाएगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं मगध साम्राज्य के उदय की। यह ऐतिहासिक दौर लगभग 682 ईसा पूर्व में प्रद्योत राजवंश के साथ शुरू होता है और धीरे धीरे उस हर्यक वंश की ओर बढ़ता है जिसने मगध के असली आधार को मजबूत किया। अब अगर हर्यक वंश के कालक्रम को देखें तो बिंबिसार ही वो शासक थे जिन्होंने मगध को एक वास्तविक ठोस राजनीतिक शक्ति बनाया। उनका शासन 544 से 492 ईसा पूर्व तक रहा। लेकिन सत्ता का लालच कितना क्रूर हो सकता है ना? 492 ईसा पूर्व में उनके ही महत्वाकांक्षी बेटे अजातशत्रु ने सत्ता हथियाने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया। ये धोखे और विश्वासघात का एक ऐसा पैटर्न था जो आगे चलकर उदयन और उनके बाद के शासकों के समय में भी बार बार देखने को मिला। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिंबिसार केवल एक योद्धा नहीं थे, वो एक कूटनीतिक जीनियस थे। उन्होंने कौशल, वैशाली और पंजाब जैसे प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए और बिना कोई युद्ध लड़े ही अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। काफी चतुर रणनीति थी। और इससे भी बड़ी बात, वो भारतीय इतिहास के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने एक स्थायी सेना यानी स्टैंडिंग आर्मी का निर्माण किया। ये सच में एक गेम चेंजर कदम था जिसने भविष्य के साम्राज्यों के लिए एक मानक तय कर दिया। इसके बाद हम अगले युग की ओर बढ़ते हैं जो है शिशुनाग और नंदवंश। यहां हमें सत्ता परिवर्तन का एक और हिंसक दौर देखने को मिलता है, जहां एक मंत्री अपने ही राजा को हटाकर गद्दी पर बैठ जाता है। यहीं से शिशुनाग वंश और उसके बाद बेहद धनवान लेकिन विवादित नंद वंश की शुरुआत होती है। सत्ता शिशुनाग के हाथों में आने के बाद 413 ईसा पूर्व से मगध का बहुत तेजी से क्षेत्रीय विस्तार हुआ। कालाशोक के बाद जब हम 345 ईसा पूर्व में महापद्मनंद और फिर 322 ईसा पूर्व तक धनानंद के काल तक पहुंचते हैं तो कहानी सच में पलट जाती है। धनानंद के पास असीम संपत्ति थी, एक विशाल सेना थी, लेकिन भारी टैक्स और लालच के कारण जनता उससे नफरत करने लगी थी। पर धनानंद के पतन की बात करने से पहले महापद्मनंद की इस स्मारकीय सैन्य उपलब्धि को देखना बहुत जरूरी है। वो पहला ऐसा शासक था जिसने मगध की सीमाओं को गंगा घाटी से बाहर निकालकर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक फैला दिया। सोचिए, उस युग में विंध्य पर्वतमाला को पार करना लगभग असंभव माना जाता था। ये जीत मगध के लगातार बढ़ते भौगोलिक दबदबे को बिल्कुल साफ कर देती है।
और फिर आता है 322 ईसा पूर्व का वो नाटकीय मोड़, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ये वो समय था जब महान रणनीतिकार चाणक्य और युवा चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर नंद वंश के अलोकप्रिय शासन को जड़ से उखाड़ फेंका और एक नए गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त के शानदार सैन्य अभियानों का ये घटनाक्रम सच में हैरान करने वाला है। 322 ईसा पूर्व में साम्राज्य की स्थापना से शुरुआत होती है। फिर बस कुछ ही सालों में 317 ईसा पूर्व तक उन्होंने सिंध और पंजाब पर निर्णायक जीत हासिल कर ली और अंत में 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह हरा दिया। मतलब बंगाल के मैदानों से लेकर सीधा अफगानिस्तान के पहाड़ों तक मगध साम्राज्य अब एक विशाल और अजय अखिल भारतीय शक्ति बन चुका था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सम्राट अशोक और उनके धम्म की ओर। अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसने साम्राज्य की पूरी पहचान को ही पलट कर रख दिया। ये सम्राट अशोक का काल था जहां मगध की दिशा क्रूर सैन्य विजय से मुड़कर सीधे दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रभाव की ओर चली गई। अशोक की इस टाइमलाइन को देखिए, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठने और 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के बाद उनका पूरा ध्यान साम्राज्य के विस्तार पर था। लेकिन 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। उस युद्ध में हुए भयानक नरसंहार ने अशोक को गहराई तक झकझोर दिया। इसी घटना ने एक ऐतिहासिक बदलाव को जन्म दिया, एक तरह का पेंडुलम स्विंग। युद्ध के बाद उन्होंने शांति का मार्ग अपना लिया और 259 ईसा पूर्व में बोध गया की यात्रा के साथ बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था को पूरी तरह सुदृढ़ कर लिया। और ये बात इतिहासकार एच.जी. वेल्स के इस कथन को बहुत ही शानदार ढंग से स्पष्ट करती है। हजारों राजाओं और सम्राटों की उस भारी भीड़ में अशोक का नाम एक अकेले चमकते तारे की तरह क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि उन्होंने ताकत के बिल्कुल चरम शिखर पर होने के बावजूद अपनी मर्जी से युद्ध का त्याग कर दिया था। ये पूरी दुनिया के इतिहास में एक अत्यंत दुर्लभ बात थी। अशोक ने शांति और लोक कल्याण के अपने संदेश यानी धम्म को दूर दूर तक फैलाने के लिए बेहद सुव्यवस्थित तरीके अपनाए। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की, धम्म यात्राएं की और अपने संदेशों को चट्टानों और स्तंभों पर उकेरा ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। यहाँ तक कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार जैसे ग्रीस और श्रीलंका में भी शांति दूत भेजे। उन्होंने पशुओं की भलाई और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी जो कदम उठाए वो उस समय के हिसाब से सचमुच अभूतपूर्व थे। खैर, इतने विशाल साम्राज्य को चलाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। यहीं से हम आते हैं मौर्य प्रशासन और उसके पतन पर। आइए अब उस कमाल की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर एक नज़र डालते हैं जिसने इतने बड़े साम्राज्य को बांधे रखा, और साथ ही ये भी समझते हैं कि अंत में ये पूरा ढांचा कैसे चरमरा गया। मौर्यों का ये प्रशासनिक ढांचा सच में किसी अजूबे से कम नहीं था। इस पूरी जटिल व्यवस्था को बहुत ही सलीके से अलग अलग समितियों में बांट दिया गया था। सैन्य व्यवस्था के 6 हिस्से थे: पैदल सेना, अश्वसेना, गज सेना, रथ सेना और हाँ, नौसेना और परिवहन भी। दूसरी तरफ नगर प्रशासन के लिए भी 6 अलग समितियां थीं जो उद्योग, विदेशियों की देखभाल, जनगणना, व्यापार और टैक्स का काम देखती थीं। सोचिए, इसी शानदार सिस्टम की वजह से पाटलिपुत्र जैसे विशाल शहर का काम एकदम सुचारू रूप से चलता था। तो फिर इतना मजबूत साम्राज्य आखिर गिरा कैसे? इसके कारण कई सारे थे। अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी आए वो कमजोर निकले। इसके अलावा सारा का सारा पावर एक ही जगह यानी केंद्र में बहुत ज्यादा सिमट गया था, जो धीरे धीरे प्रशासन पर भारी पड़ने लगा। आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगीं और दूर के प्रांतों में अधिकारियों के अत्याचारों ने विद्रोह को भड़का दिया। इन सब चीजों ने मिलकर मौर्य साम्राज्य की कमर तोड़ दी और सत्ता के एक और हिंसक ट्रांसफर का मंच तैयार कर दिया। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने अंतिम युग पर, यानी शुंग और कण्व राजवंश। 185 ईसा पूर्व में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा की हत्या कर दी। ये उस चक्रीय सत्ता यानी साइक्लिकल पावर का एकदम परफेक्ट उदाहरण है, जहां एक साम्राज्य अपनी ही अंदरूनी कमजोरियों की वजह से ढह जाता है। 185 ईसा पूर्व से पुष्यमित्र के शुंग वंश और उसके बाद 73 ईसा पूर्व से वासुदेव कण्व के राजवंश का जो समय था वो पहले से काफी अलग था। इन शासकों ने विदेशी यूनानी आक्रमणों से साम्राज्य के मुख्य हिस्से को तो बचाए रखा, लेकिन अब सत्ता का भारी विकेंद्रीकरण हो रहा था, यानी पावर बिखर रही थी। जो मगध कभी एक मजबूत अखंड इकाई था, वो अब धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रीय हिस्सों में बंटने लगा था।
अगर हम इन दो बड़े युगों को आमने सामने रखकर देखें तो एक भारी सांस्कृतिक बदलाव साफ नजर आता है। एक तरफ अशोक का अहिंसा और धम्म का युग था, तो दूसरी तरफ पुष्यमित्र शुंग का काल, जिसे सैन्यवाद और वैदिक पुनर्जागरण जैसे कि अश्वमेध यज्ञ के लिए जाना जाता है। इस विश्लेषण में हमारा मकसद किसी एक विचारधारा का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि कैसे समय के साथ सामाजिक और राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल गया और मगध ने हर बदलाव के साथ खुद को ढाला। तो अंत में ये पूरी गाथा हमें इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या अत्यधिक केंद्रीकृत शक्तियां, यानी जहां पावर बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो, वो हमेशा अपने ही भार से टूट जाने के लिए अभिशप्त होती हैं? मगध के इन 600 सालों का इतिहास सिर्फ पुराने राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें सत्ता के स्वभाव के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है, जो शायद आज के दौर पर भी उतना ही लागू होता है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये सच में विचार करने लायक है।